नमस्कार दोस्तों, सीएसपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो करंट अफेयर्स के जो सीरीज हम लोग लाइव सेशन के रूप में ले रहे थे वह अब हम लोग रिकॉर्डेड आ गए हैं। ये सेशन जो है ये आपका जो करंट अफेयर्स सीरीज आपके 69 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीरीज चल रहे थे वह अब लाइव ना हो करके आज से आपको सेम टाइम में रिकॉर्डेड अपलोडेड दिखा मिलेगा, ठीक है। और इसको हम लोग लाइव एक्सरसाइज मैराथन क्लास के रूप में लास्ट मोमेंट में करेंगे। जब आप लोग इसको तैयार कर लेंगे, जब आपके पास कंटेंट चला जाएगा, ऑब्वियसली बात जब आप पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग जब लाइव करेंगे तो क्वेश्चन आंसर के फ्रेम में मजा आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था सर मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए जो है लाइव सेशन में मजा नहीं आ रहा है, आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसमें यही कारण है मैंने इस फॉर्मेट को चेंज किया है। जो लाइव सेशन की जगह रिकॉर्डेड क्लास आपको जाएगा। रेगुलर 8 बजे जैसे लाइव चलता था वैसे ही 8 बजे कोर्स पब्लिश होगा, जिसमें जिस तरह से पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ हम लोग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पे डिस्कस करते थे। जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स पे काम कर रहे थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस जनवरी के हैं और रिमेनिंग फरवरी के हैं। लेकिन इस आज के सीरीज के बाद आपको एक और नया चीज देखने को मिलेगा। जो रेगुलर पर डे करंट अफेयर्स जो हमारे न्यूज में चर्चा में रहता है, जो इंफॉर्मेशन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग वैसे सीरीज को भी यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। रेगुलर करंट अफेयर्स तो क्या हुए, दो चीजें हुई यहाँ पे। जो हमारा सीरीज चल रहा था हमने दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया था, जिसको जनवरी 2023 तक कंप्लीट किया है। आज जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है पर डे डेली न्यूज एनालिसिस, जिसको आप कह सकते हैं फॉर प्रीलिम्स, मेंस की बात यहां पे नहीं करेंगे, केवल प्रीलिम्स, जो कि आपके 69th के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये करंट अफेयर्स जो 70 ही बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम इस सीरीज का, आज के सीरीज का, इस रिकॉर्डेड सीरीज का पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप पहले क्वेश्चन में देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बार बार रिपीट करता हूं। यूनाइटेड नेशन, WHO, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके रिपोर्ट अगर कोई है, किसी भी संबंध, किसी उसका संदर्भ कोई भी क्यों ना हो, वह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। क्या है पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में सभी मानवता के लिए बाहरी अंतरिक्ष प्रयास का भविष्य शीर्षक से एक नीति संक्षिप्त जारी किया है। एक जो है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क इशू किया है। तो क्या है यह पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसको इंग्लिश में आइए देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड ए पॉलिसी ब्रीफ titled for all humanities the future of outer space governance which aims to। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। पहला ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष के अध्ययन को बढ़ावा दे, आउटर मोस्ट जो स्पेस है उसके स्टडी को क्या करना, प्रमोट करना, प्रमोटिंग द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस। दूसरा है बाहरी अंतरिक्ष में एक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना, मींस क्या, टू बिल्ड एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन आउटर स्पेस। तीसरा ऑप्शन हमारा कहता है बाहरी अंतरिक्ष में शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना और हथियारों की रोकथाम करना, मींस क्या, इंश्योरिंग पीस सिक्योरिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ वेपन्स इन आउटर स्पेस। बाहरी अंतरिक्ष मींस आउटर स्पेस में क्या करना, जो होने वाले हथियार का प्रतिस्पर्धा है उसको क्या करना, रोकना। यह इसका पर्पस है, किसका, सी का। यहीं से एक और पॉइंट आप समझिएगा, स्पेस वार। स्पेस वार का संबंध किससे है, इसी अंतरिक्ष में होने वाले युद्ध से है, जिसमें क्या होता है, सॉरी स्टार वार, वेरी सॉरी, स्पेस वार नहीं, स्टार वार। स्टार वार का संबंध इसी अंतरिक्ष में होने वाले वार से, जिसके अंतर्गत क्या होता है, सैटेलाइट को ही किल किया जाता है। आज के डेट में आप देख रहे हैं, अभी हम लोग लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड क्लास को फ्लैश कर रहे हैं। ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय सैटेलाइट। सारी चीजें सैटेलाइट से मैनेज होती है। अगर हमारे सैटेलाइट को किल कर दिया जाए तो सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएगा और देश क्या होगा, इजीली डिफीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, स्टार वार का संबंध किससे, अंतरिक्ष में होने वाले सैटेलाइट को, सैटेलाइट किलिंग से है, सैटेलाइट को खत्म करने से है। तो इंपॉर्टेंट है, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह उद्देश्य है, बाहरी अंतरिक्ष में शांति सुरक्षा को सुनिश्चित करना और हथियारों को की रोकथाम को रोकना। किसका है यह, जो यूनाइटेड नेशन जो रिलीज किया रिसेंटली पॉलिसी ब्रीफ, टाइटल है इसका फॉर ऑल ह्यूमैनिटीज, सभी मानवता के लिए है यह। क्या, द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस व्हिच एम्स टू, ठीक है, मींस आउटर स्पेस का जो है वह क्या होना चाहिए, किस तरह से यूज होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे, FAO ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश
को भूख हॉट स्पॉट, भारत के किस पड़ोसी देश को शामिल किया? ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हॉट स्पॉट कंट्रीज हैं जो हंगर हॉट स्पॉट, लेकिन भारत के भी 3 ऐसे कंट्री हैं जो हंगर हॉट स्पॉट के रूप में FAO ने रिकॉग्नाइज किया है। कौन कौन से? FAO हैज included which of the following neighboring countries of India as a hunger hot spot? FAO ने निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश को भूख हॉट स्पॉट के रूप में शामिल किया है? पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। दूसरा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तीसरा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। चौथा है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड म्यांमार, इंग्लिश में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान, ये सारे ऑप्शंस हैं। हमारा सही उत्तर आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। भारत के 3 जो नेबर हॉट स्पॉट, हंगर हॉट स्पॉट कंट्री हैं, वह कौन कौन से हैं? पाकिस्तान है अपना पड़ोसी देश, अफगानिस्तान है और म्यांमार है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने विश्व खाद्य कार्यक्रम हंगर हॉट स्पॉट, हॉस्पिटल नहीं है, हॉट स्पॉट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 3 देशों को, किसको किसको? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार को हॉट स्पॉट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में किस केंद्र के रूप में किसे चुना है? Who has been chosen by the World Economical Forum as the center of the 4th Industrial Revolution? तो राइट आंसर इज हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना जो है, या 4th जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, औद्योगिक क्रांति होगी, चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में किसने चुना है? विश्व आर्थिक मंच ने चुना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के तेलंगाना को चौथी ग्रीन रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो सेंटर पॉइंट है, केंद्रीय स्थान है, उसके रूप में चुना है। और तेलंगाना के किस स्थान को? हैदराबाद को। इसमें है क्या इसका इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे, इसमें बेसिकली डिजिटल चीजों को क्या किया जाएगा? बूस्ट किया जाएगा। और चौथी औद्योगिक क्रांति जो होगी वह हमारी डिजिटल आधारित होगी, डिजिटल क्रांति के रूप में ही होगी। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे, WEF ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद, तेलंगाना को चुना है। डिजिटल, भौतिक और जैविक दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और उसकी विशेषताओं के द्वारा यह डेटा द्वारा संचालित होगा। मींस यहां पे क्या है? यह वर्ड जो धुंधला मींस क्या? डाइल्यूट करने, जो बैरियर्स है, जो बाउंड्रीज है अलग अलग कंट्रीज का। अभी हम लोग फेसबुक में, फिर हमारे साथ फेसबुक फ्रेंड के रूप में क्या हो सकता है? अमेरिका के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, यूरोप के भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। इससे सीमा क्या हुई? सीमा में बंधा हुआ नहीं है। तो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग कहां यूज करेंगे? इकोनॉमी में यूज करेंगे, जिससे जो सीमा का बैरियर्स है, बॉर्डर्स है, उस बॉर्डर्स जो है उसका लिमिटेशन समाप्त होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक पबजी गेम के कितना पॉपुलर गेम है, जिसने सीमा को तोड़ते हुए किसी को पाकिस्तान से भारत ले आया है। और इतना ही नहीं, वह तो क्या कहते हैं, जो बड़े बड़े लव स्टोरी फिल्म है उसको भी इसने फेल कर दिया। अब मामला क्या है उस डिस्प्यूट में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कितना करेजमेंट है। और इस सीमा को तोड़ने का काम किसने किया है? इस डिजिटल कनेक्टिविटी ने किया है। डिजिटल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। और छोटे से जगह का सचिन, जो कि पाकिस्तान के किसी छोटे से जगह की लड़की से कनेक्ट हो पाई, वह किसके कारण? वह इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण, इस तकनीकी के कारण। और इसी तकनीकी का सहारा लिया जाएगा चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। समझ रहे हैं इसका कितना इंपॉर्टेंस होगा, किस तरह से चीजें जुड़ेंगी। तो और उसका हब बनेगा इंडिया। इंडिया में कहां? तेलंगाना में हैदराबाद। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, और यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख तकनीक में क्लाउड कंप्यूटिंग, जो सुनते होंगे आप, बिग डेटा, स्वायत्त रोबोट, साइबर सुरक्षा और सिमुलेशन, एडिटेड मैन्युफैक्चरिंग और इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी जैसे चीजें शामिल होंगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नहीं, न्यूज है। स्मारक मित्र योजना, निजी कंपनी जल्द ही स्मारक मित्र योजना के तहत 1000 स्मारक के रखरखाव का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से ले सकेगी। मींस इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वह प्राइवेट कंपनी को 1 लाख से अधिक जो स्मारक है उसके सुरक्षा के लिए, उसके प्रबंधन की जवाबदेही निजी कंपनियों को दी जाएगी, जिसमें विरासत स्थलों को गोद लेना और उनका रखरखाव करना शामिल है। तो आइए देखते हैं स्मारक मित्र स्कीम इंग्लिश में क्या है। Private companies will soon be able to take up the Archaeological Survey of India for maintenance of 1000 monuments under the Smarak Mitra schemes, which includes the adoption and maintenance of
हेरिटेज साइट्स, जो हेरिटेज साइट्स है उसको अडॉप्ट करेगा और उसको मेंटेनेंस करेगा। यह क्या है? स्मारक वित्त योजना न्यूज है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर मौसम रडार WOR प्रणाली का उद्घाटन किया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑन द ओकेजन ऑफ 148th फाउंडेशन डे ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कौन सा था? 148वां स्थापना दिवस पर क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में 3 जगह है। क्या किया गया? डॉपलर मौसम रडार प्रणाली का उद्घाटन किया गया। तो फैक्ट्स इज इंपॉर्टेंट। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने किन 3 राज्यों में डॉपलर रडार प्रणाली आधारित मौसम अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और क्या है? उत्तराखंड। इस 3 राज्य में इसकी स्थापना की गई है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। तो चीजें समझ में आ रही हैं कैसे न्यूज है, और इस न्यूज को हम लोग फटाफट सीरीज के रूप में कवर करने जा रहे हैं। आप लोग इसको जरूर कवर करें ताकि आपका यह प्रिपेयर, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा होगा आपको कितना इंपॉर्टेंट न्यूज है सारे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा? सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझ लीजिए। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वह मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमान के लिए वर्ष 2025 तक डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क तहत पूरे देश को कवर करने की तैयारी कर रहा है। जो 3 राज्य में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, इस तरह की सिस्टम, इस तरह की प्रणाली पूरे भारत के सभी राज्यों में एस्टेब्लिश्ड होगी। कब तक? 2025 तक। यह टारगेट लिया किसने? IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो किसके अंतर्गत है? वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत है। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडरटेकिंग में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और वह क्या करेगा? डॉपलर क्लाइमेट रडार सिस्टम को एस्टेब्लिश करेगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपको जानना चाहिए। इसमें 2025 यह याद रखिएगा, और किस 3 राज्य में है उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 3 राज्य है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर हम लोग पढ़ते हैं। एक नए अध्ययन से पता चला कि पृथ्वी के आंतरिक कोण ने इसके सतह की तुलना में तेजी से घूमना बंद कर दिया, यानी अब यह धीमी गति से घूम रहा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है यह न्यूज कुछ ऐसा है जो हॉलीवुड की एक मूवी है द कोर, उसी द कोर मूवी का यहां दिख रहा है, जो कुछ उसका रिफ्लेक्शन है उसमें भी देखेंगे आप। उस मूवी में भी दिखाया गया है। जो कोर इनर पार्ट है, पृथ्वी के 3 लेयर है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। कोर की गति क्या हो गई है? कम हो गई, जिसके कारण जिसका इंपैक्ट हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स पे पड़ा है। तो यहां पर भी नए रिपोर्ट, नए अध्ययनों से प्रमाणित होता है कोर की गति क्या हो गई है? कम हो गई है, धीमी गति से घूम रही है, और इसमें बदलाव हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कोई नया नहीं है, इसमें इस तरह के बदलाव होते रहे हैं, इस तरह के चेंजेस होते रहे। कभी इसकी गति कम हो जाती है, कभी इसकी गति अधिक हो जाती है। तो इसका प्रभाव पृथ्वी के अपर सरफेस पर क्यों नहीं पड़ता है, आइए इसको हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन यहां समझिए, अभी इसकी गति क्या हो गई है? कम हो गई है, और इसमें बदलाव हो रहे हैं। 1970 के दशक, 1970 के दशक के शुरुआत में बाकी ग्रहों की तुलना में आंतरिक कोर थोड़ा तेजी से घूमने लगा था। ये होगा स्पेलिंग, यहां पे गलत है। लेकिन 2009 के आसपास पृथ्वी के साथ सामंजस्य पर जो है पहले यह धीमा हो गया। इस पृथ्वी के गति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, मैं इसको करेक्शन कर दूं। जो 1970 के दशक के आसपास बाकी ग्रहों की तुलना में पृथ्वी के कोर की गति अधिक हो गई, लेकिन फिर उसके बाद 2009 के आसपास सामंजस्य स्थापित करने से पहले, मींस पृथ्वी की गति के साथ सामंजस्य स्थापित करने से पहले ही क्या हो गई? इसकी गति धीमी हो गई। और अगला बदलाव कहा गया है इसमें 2040 के मध्य हो सकता है, अर्थात इसमें इसकी गति बढ़ेगी कब? 2040 के मध्य। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? कोर के बारे में आपको जानना चाहिए। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जब पढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक ज्योग्राफी में, उसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या किससे होती है? सिस्मिक वेव, भूकंप तरंग सिद्धांत से होती है। तो भूकंप के बारे में जानना चाहिए। फोकस क्या होता है? एपिसेंटर क्या होता है? भूकंप तरंग कितने प्रकार के होते हैं? पी, एस और एल वेव, किसकी क्या विशेषता होती है? सब स्टैटिकल नॉलेज है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए वह टॉपिक हमारे लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। तो उसको डिटेल्स में आप लोग क्या करेंगे? तैयार करेंगे। फिर आइए देखते हैं, कई अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर औसतन हर एक 60-70 साल में अपनी घूर्णन गति क्या करता है? बदलता है, अर्थात इसकी गति अधिक होती है या कम होती है। इस तरह से यह चेंजेस होते हैं। अगर कोर की बात की जाए तो देखिए, ये कोर है, ये कोर का एरिया है। इसके ऊपर देखेंगे यह मेंटल है, और सबसे ऊपर देखेंगे क्रस्ट है। अगर कोर की गति में थोड़ी बहुत परिवर्तन होती है,
कोर की गति में थोड़ा बहुत अगर कोई चेंजिंग होता है तो ऑब्वियस ही बात है, कोर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, तो इसका प्रभाव मेंटल पे पड़ता है, लेकिन अपर सरफेस पे इसका प्रभाव जनरली नहीं देखा जाता है, इसलिए हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसका प्रभाव साइंटिफिक मैकेनिज्म जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके निर्माण के लिए यह कोर ही जिम्मेदार है, क्योंकि कोर जो है, इनर कोर वह सॉलिड स्टेज में है, और आउटर कोर जो है, यह जो कोर आप दिख रहे होंगे, यह क्या है, यह लिक्विड और सेमी लिक्विड स्टेज, लिक्विड स्टेज नहीं कहेंगे, सेमी लिक्विड स्टेज में है, और इस कोर के ऊपर तेजी से यह मूव कर रहा है, तेजी से घूम रहा है, जिससे डायनामो इफेक्ट क्रिएट करता है, और डायनामो थ्योरी द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिज्म के रूल पे यहाँ पे मैग्नेटिक जो ये है वह फॉर्म होते हैं अर्थ के, पृथ्वी के। तो इंपॉर्टेंट है, यह कोर के घूमने या कोर का घूमना बंद हो जाएगा, उसका हमारे ऊपर नहीं प्रभाव पड़ेगा, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और फिर अप्रत्यक्ष रूप से हम उससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाए या अधिक हो जाए तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, और वह किससे संबंधित होगा, वह कोर से होगा। लेकिन यह जो गति है, इस गति से गुरुत्वाकर्षण बल पे नेग्लिजिबल प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण से वह हमको डायरेक्टली वह इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, इसलिए कोई चिंता की विषय इसमें नहीं है, कोई समस्या इसमें साइंटिस्टों ने कहा है नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, कोर की गति कम हो गई है। कोर क्या है, कोर के बारे में डिटेल्ड स्टडी आपको क्या करना चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ टॉपिक को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा। नेक्स्ट न्यूज देखें, किस राज्य ने विदेशी आक्रामक पौधे सेन स्केप्टाविलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है यह, ध्यान रखिएगा, प्लांट इकोलॉजी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हमारे होते हैं, और यह कौन सा क्वेश्चन होगा कहना मुश्किल है। तो इसमें देखेंगे किस राज्य ने विदेशी आक्रामक पौधे सेन स्पेक्ट्राविलिस को खत्म करने के लिए योजना तैयार। राइट आंसर इज केरला। किसने किया है, केरला ने किया। अब ये प्लांट के बारे में थोड़ा हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जब थोड़ा इंफॉर्मेशन होगा तो अगर इसके डायरेक्ट यह क्वेश्चन ना होकर के कुछ और इंफॉर्मेशन होगा, मींस यह प्लांट जो है कहां का है, विदेशी है, तो साफ लिखा हुआ है विदेश में, किस देश का है यह, इसके बारे में किस कैटेगरी का है, यह शीतोष्ण प्लांट है, उष्णकटिबंधीय प्लांट है, और क्या विशेषता है इसकी, ये सब इंफॉर्मेशन, छोटा सा इंफॉर्मेशन, इसके रेंज को क्या करना, हमें बढ़ाना है। तो आइए इसमें देखेंगे, अगर आप देखेंगे यह एक आक्रामक पौधा है जो वन्य जीवों के आवास को गंभीर खतरे में डालता है। देख रहे हैं, यह अपने प्रजाति की संख्या इस तरह से कवर कर लेता है जो नीचे सनलाइट ही नहीं पहुंच पाती है, तो इससे नीचे किसी और दूसरी वनस्पति का विकास नहीं होता, यह इसकी समस्या है। फिर इसका जो नेटिव प्लेस है सेन स्पेक्टाविलिस, एक पर्णपाती, पर्णपाती मींस क्या, एक जो है पतझड़ वन है। कौन सा वन है, पतझड़ वन है, जो अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मूल निवासी है। इसका जो मूल निवासी कहां है, वह नेटिव, जो इसका ओरिजिन प्लेस है वह अमेरिका है, और किस कैटेगरी का यह प्लांट है, यह डेसिडियस फॉरेस्ट है, पतझड़ वन है। तो इंपॉर्टेंट है, ये सारे न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट 69 के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे तो इसी का एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में और कुछ चीजों को देख लीजिए। पेड़ की घनी पत्तियां अन्य स्थानिक पेड़ और घास प्रजातियों के विकास को रोकती है, इस प्रकार यह वन्यजीव आबादी विशेषकर शाकाहारी जानवरों के लिए भोजन की कमी का कारण बनता है। इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के तहत सबसे कम चिंता वाले पेड़ के रूप में वर्गीकृत किया, अर्थात इसके प्रोटेक्शन, संरक्षण वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी संख्या अधिक है, इसलिए यह कोई थ्रेटन कंडीशन में नहीं है। यह किसने रखा है, IUCN ने रखा है। यह इंपॉर्टेंट है, यह सारे पॉइंट्स आपको जानना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन किस राज्य में संचालित की गई, बहुत इंटरेस्टिंग है, किस राज्य में संचालित की गई है। तो राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और केरला। तो इसका सही उत्तर है हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में कहां है, तो आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन 119 साल पुराने कालका शिमला रेल रूट पर संचालित की जाएगी। 2008 में यूनेस्को ने कालका शिमला रेल मार्ग को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है, इसलिए यह हमारे न्यूज क्या हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। क्या हो गए, कालका शिमला रेल मार्ग जो है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में है, और वहां पे भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो कि नॉन पॉल्यूटेंट ट्रेन है, जिससे प्रदूषण नहीं होती है, वह इनॉग्रेट किया गया है, इसलिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह VVI न्यूज की कैटेगरी में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट न्यूज हमारा है, नेक्स्ट न्यूज में हम लोग देख, जो मैंने बोला था इस सीरीज में हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जिसमें डेली के करंट अफेयर्स को भी हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्रीवियस करंट अफेयर्स, जैसे दिसंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जनवरी कंप्लीट हो चुका है, आज हमने कुछ न्यूज फरवरी का कलेक्ट किया है, और अब जो सीरीज हो रहा है वह आज का और 2-4 दिन पहले मींस लास्ट वीक का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज था उसको हमने कवर किया है। और कल से इसी सीरीज में डेली रेगुलर
जो न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डेली न्यूज एनालिसिस भी आपका इसमें मिल जाएगा। तो चीजें आपको आपके कंट्रोल में होंगी, क्योंकि अभी हमारे जो न्यूज आ रहे हैं, जो न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एग्जाम हमारा सितंबर में है। अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक तक के न्यूज को हमें कवर करना चाहिए। तो डेली न्यूज एनालिसिस भी इस डेली सीरीज के साथ हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में 10 मिनट का टाइम लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसी डिस्कशन में आज पहला न्यूज देखेंगे, क्या है, राजस्थान में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, मींस न्यूनतम गारंटी आय विधेयक क्या है, मिनिमम इनकम बिल जो है, जो बेसिक इनकम ये है, बेसिक इनकम का ही एक रूप है मिनिमम इनकम बिल। किसने प्रपोज किया है, राजस्थान ने प्रपोज किया है। क्या है इसमें देखेंगे, राजस्थान में राज्य सरकार ने राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 नामक एक ऐतिहासिक कानून पेश किया है। इस प्रगतिशील विधेयक का उद्देश्य राज्य के संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन प्रदान करना है। इस विधेयक के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार प्रत्येक वर्ष 125 दिनों के लिए गारंटीकृत रोजगार के हकदार हैं। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शामिल है। इसके अतिरिक्त विधेयक में वृद्ध, विकलांग, विधवा और एक एकल महिला जैसे विशिष्ट श्रेणियों के लिए न्यूनतम 1000 रुपए का मासिक पेंशन भी सुनिश्चित करता है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको जानना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मनरेगा प्रोग्राम चल रहा है और मनरेगा प्रोग्राम के साथ साथ इस सरकार ने क्या किया है, कुछ और नई चीजों को जोड़ करके बेसिक इनकम को फिक्स किया है राजस्थान सरकार ने। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज में अगर आप देखेंगे तो राकेश पाल, पर्सनैलिटी से हमारे क्वेश्चन होते हैं। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड का महानिदेशक बनाया गया है। क्या यह राकेश पाल ने हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक का पद संभाला है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, और चूंकि पर्सनैलिटी से एक क्वेश्चन होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंस इस न्यूज को हम नहीं दे सकते हैं। जनरली आते हैं क्वेश्चन, लेकिन इससे भी अगर कोई बड़ा पोस्ट नया अपॉइंटमेंट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है यह क्या होगा, यह उस समय तक नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यह हमारे क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं। तो इससे जो अपर रैंक का पोस्ट होगा वह हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होंगे, बस इसको जानना है, इसलिए इसे डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा रहे। आइए नेक्स्ट न्यूज क्या है। यस, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी है। यह न्यूज इंपॉर्टेंट है। यह न्यूज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर कुछ चीजों को देखा था। मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, गरीबी मापने का एक इंडेक्स है, एक तरीका है। गरीबी मापने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेथड, दूसरा होता है रिलेटिव सापेक्ष गरीबी मेथड। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेथड की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेथड जो है वह एक इंपॉर्टेंट मेजरमेंट मेथड है किसके, गरीबी मापन का, जिसमें भारत में कैलोरी कंजम्पशन को पैरामीटर माना गया है। रिलेटिव पॉवर्टी मेथड क्या होता है, संसाधन का रिसोर्स का कितना परसेंट भाग कितने प्रतिशत लोगों के पास है, यहाँ पे जो है वह जो सोशल इनइक्वलिटी को दर्शाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, 2 पॉइंट इकोनॉमिक्स में याद कीजिएगा, रखिएगा। एक होता है गिनी कोफिशिएंट, गिनी गुणांक, सापेक्ष गरीबी को मापने का एक मेथड है, और लॉरेंज कर्व स्टैटिकल मेथड है। और लॉरेंज कर्व क्या होता है, उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो दोनों को याद रखिएगा, गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व को, जो सापेक्ष गरीबी से संबंधित है। निरपेक्ष गरीबी हेड काउंटिंग मेथड है, जो कैलोरी कंजम्पशन है। एक होता है गरीबी गहनता, जिसका विकास अमर्त्य सेन ने, जिसका इन्वेंशन किसने किया था, अमर्त्य। जिसमें क्या होता है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सभी व्यक्ति एक समान रूप से गरीब नहीं होंगे, जो जितना नीचे होगा वह उतना गरीब माना जाएगा, अर्थात उतना ही उसको एड ऑन हेल्प और सहायता चाहिए होगी। फिर उसके बाद आप देखिएगा, गरीबी गहनता के बाद एक और मेथड है जो कि न्यू मेथड है, वह है मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ऐसा माना जाता है, जो गरीबी निर्धारण में केवल आय और कैलोरी से ही गरीबी दूर नहीं हो सकता है, बल्कि गरीबी के बहुआयामी स्वरूप पर काम की जाए। जैसे शिक्षा का स्तर, शिक्षा में भी, एजुकेशन में भी लिटरेट नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, अर्थात ऐसा एजुकेशन जो अपने उत्पादकता में क्या हो, अधिक से अधिक भागीदार हो और शामिल हो। दूसरा, एजुकेशन के साथ साथ क्या होना चाहिए, शिक्षा का स्तर, लिटरेसी रेट तो मैंने बोल दिया। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल, स्वास्थ्य का स्तर, वह भी इंपॉर्टेंट है, वह भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आते हैं। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसी से संबंधित यह रिपोर्ट है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या है। भारत ने बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी है, मींस तेजी से इसमें क्या हो रहा है, डिक्लाइनेशन हो रहा है, कमी हुआ है। बहुआयामी गरीबी जो है वह कम हुआ है, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। नीति आयोग के नवीनतम, किसका रिपोर्ट है यह, नीति आयोग का नवीनतम रिपोर्ट, शीर्षक क्या है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 23,
ए प्रोग्रेस रिव्यू 23 2023 है। 2015-16 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है यह प्रकाश? 13.5 करोड़ लोग, कितना है? 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह पॉइंट याद रखिएगा, बाकी कुछ और याद रखे ना रखे। 9.89% अंकों की गिरावट हुई है भारत में बहुआयामी गरीबी में। 9.89% अंकों का प्रभावशाली गिरा, जिसमें नागरिकों की भलाई और रहने की स्थिति में पर्याप्त सुधार को दर्शाता है। क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारे छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे स्कीम चलाए हैं, जिसमें फ्री फूड है, फ्री हेल्थ है, फ्री जो है रेसिडेंस है, आवास है। ये सारी चीजें जो है बहुआयामी गरीबी को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, उसी को लेकर के नीति आयोग का यह रिपोर्ट है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन में अग्रणी, विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी खिलाफ लड़ाई में अग्रणी बनकर उभरे हैं। मैंने बोला अभी, रिपोर्ट ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी में 32.59% से 90.28% तक तेजी से गिरावट प्रकाश डालती है। मींस कहां से कहां गिरा है? 32.59% जो गरीबी था वह अब कहां पहुंच गया? 19.28%, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी रहा है। ठीक है, सबसे अधिक गिरावट कहां आई है? उत्तर प्रदेश में। व्यापक कवरेज रिपोर्ट में 707 प्रशासनिक जिलों में गरीबी के व्यापक विश्लेषण शामिल है। इसको याद रखिएगा, नहीं भी रखिएगा कोई बात नहीं है। यहां तक के फैक्ट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसको क्या करेंगे, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, एक बार पढ़ लेंगे और इसका नोट्स तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज की ओर अगर हम लोग चलें तो उसमें देखेंगे चीचन चराई महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीचन चराई महोत्सव हाल ही में तवांग क्षेत्र में, तवांग क्षेत्र एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश में, जिसके ऊपर चीन अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है, इसलिए यह न्यूज हमारे काम का होगा। चीचन चराई महोत्सव हाल ही में तवांग क्षेत्र में बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हुआ। चाची चीचन आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र में स्थानीय चरवाहे अपने पारंपरिक व्यवसाय का जश्न मनाने और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने के लिए एक साथ आए हैं। मोनपा जीवन शैली जो इस क्षेत्र में गहरी जड़ें जमा चुकी है, खानाबदोश चरवाहे के इर्द गिर्द घूमती है। चरवाहे अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए निर्वाह खेती इस आदिम रूप पर निर्भर है। पूरे इतिहास में बामुला दर्रे के निकट, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। चाचीन और निकटवर्ती चारागाह क्षेत्र में स्थानीय मोनपा समुदाय जीवन के पारंपरिक तरीके का समर्थन और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंपॉर्टेंट है, चाचीन चराई फेस्टिवल कहां से संबंधित है? यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है, बस इतना ही याद रखना है, इसे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्रा का उपयोग करेंगे भारत और यूएई। आप इसको पढ़ लेंगे, इसमें देखेंगे तो भारत और यूएई जो है अपने लोकल करेंसी, यूएई का लोकल करेंसी और भारत के लोकल करेंसी के द्वारा क्या होगा? आपस में ट्रेड होगा, आपस में व्यापार होगा। बस इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखिए। बाकी इससे रिलेटेड जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगा, इसका हमारे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इससे कैसे संबंध बनेंगे यूएस से, ये सब हमारे मेंस के लिए है। इसको मेंस वाले सेक्शन में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, इसको एक बार जरूर आप लोग क्या करेंगे? पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं क्या है। मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश ने गंबूसिया फिश का इस्तेमाल किया। बहुत इंटरेस्टिंग है। गंबूसिया फिश क्या करता है? मलेरिया और डेंगू के मॉस्किटो को ही खाता है। ये मछली है और इस मछली को इंसान भी खाता है। डायरेक्टली क्या है? पहले मलेरिया इंसान को खाता था, फूड होता था, डेथ होना मींस फूड होना। अब इंसान इनडायरेक्टली क्या करेगा? मलेरिया के मॉस्किटो को खाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग न्यूज है, एक इसको जानना चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के जल निकायों में मंबोसिया मछली, जो जल निकाय मींस क्या? जो वेटलैंड एरिया जहां पे कि जल जमा होता है और ऑब्वियस सी बात है मलेरिया से संबंधित जो मॉस्किटोज होते हैं, डेंगू मॉस्किटोज होते हैं, वह वहीं पलते हैं। उस क्षेत्रों में क्या की जाएगी? यह गंबूसिया मछली को छोड़ा जाएगा और वह क्या करेगा? सारे उस जो मॉस्किटोज है उसको खा लेगा, किल कर देगा उसको को छोड़ा और मलेरिया डेंगू जैसे मच्छर जनित बीमारियों से निपटने का एक अनोखा तरीका अपनाया जाएगा। तो इसको याद रखने का, इसमें याद रखने का क्या है? गंबूसिया फिश कहां पे? मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य के द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार। यह 3 फैक्ट। तो करंट अफेयर्स में हमेशा चीजों के की पॉइंट्स पे आप काम कीजिए, की पॉइंट्स को निकालिए और उस की पॉइंट्स को याद रखिए। बहुत याद रखने के सारे लैंग्वेज, अब इसको रटना नहीं है आप लोगों को, यह रटने वाला नहीं है। रटेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इसके की पॉइंट्स को केवल आप याद रखेंगे, जैसे ही एग्जाम में आएगा आपके माइंड में रिफ्लेक्ट करेगा आंसर, आप सही ऑप्शन क्लिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2022 जारी हुआ। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी होता है? नीति आयोग के द्वारा जारी होता है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई 2022 रिपोर्ट में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत में राज्य सरकारों को सशक्त बनाने के लिए
मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान, निर्णय लेने में सहायता करने, ताकत की पहचान करने, कमजोरियों को दूर करने और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट का उद्देश्य देश भर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के निर्यात क्षमता को बढ़ाना। इसमें इंपॉर्टेंट है, यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के भी है। मींस केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को तरह तरह से सहायता दी जाएगी ताकि वह क्या करे, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में अपनी अधिक भागीदारी प्रस्तुत करे, अर्थात उस सूचकांक के माध्यम से एक्सपोर्ट को अधिक से अधिक क्या करे, बढ़ावा दे। ईपीआई 2000 रिपोर्ट में 4 प्रमुख पहलुओं पर विचार करके राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के प्रगति का आकलन करती है। ये 4 पहलू कौन कौन से हैं? नीति है, पॉलिसी है, ट्रेड है, वातावरण, ट्रेड वातावरण मींस ट्रेड इन्वायरमेंट, निर्यात और बुनियादी ढांचा, ये चारों चीज है, और निर्यात उपलब्धि, इन सब चीजों पे फोकस करती है और उसके आधार पे यह इंडेक्स तैयार करता है। यह रिपोर्ट में बताया गया तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में है। मींस कौन कौन से राज्य हैं, इंपॉर्टेंट है यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात जो है वह टॉप परफॉर्मर स्टेट है, किसमें? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। तो आज का यह सीरीज हमारा यहीं पे रहेगा और कल से इसी तरह से हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो जो कि आपको 8 बजे पब्लिश हो जाएंगे, लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं, 8 बजे रिकॉर्डेड वीडियो पब्लिश हो जाएंगी, जिसमें हमारा जो जनवरी फरवरी का करंट अफेयर्स मैंने डिस्कस किया और लास्ट में जो डेली न्यूज एनालिसिस होंगे वह होंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में जो चीजें चल रही है वह भी हमारे 69th एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, 69th के साथ साथ 70 के लिए भी वह इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे, जहां समझ में नहीं आए वहां कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट कीजिए और ऑफलाइन बच्चे ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस कीजिए इसको, और साइंटिफिक और इसको नेक्स्ट क्लास से और आसान फॉर्मेट में डाल करके आपको सेंड किया जाएगा। तो कैसा लगा, क्या इसमें इसके टेक्निकल वर्ड को समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या इजीली आप कैच कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि जब आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, मैं तो बस जैसे है क्लास वैसे ही लेता चलूंगा। तो चीजों को मेरे पास आना चाहिए इंफॉर्मेशन, आइदर गुड और बैड, दोनों बोथ थिंग्स। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर सीरीज अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो मस्ट है, लाइक के साथ साथ शेयर को भी ना भूलें, शेयर भी अधिक से अधिक करें ताकि हमारा जो है YouTube CSP IAS एकेडमी का ऑनलाइन जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत लेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो लेट किए हैं लेकिन तेजी से हम लोग क्या हो अपने एरिया को, रेंज को बढ़ाएं। तो इसी के साथ आज के इस सीरीज को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और कल फिर हम लोग मिलते हैं सेम टाइम सेम सीरीज के अगले चरण के साथ, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।